हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग का टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एंड संरचना। तो फ्रेंड्स, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे स्पेशली यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम को देखते हुए मैंने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संरचना। ठीक है, तो यह जलवायु विज्ञान का अंतर्गत आता है। और सबसे पहले हम लोग वायुमंडल देख लेते हैं। वायुमंडल क्या है? जैसे आप सभी को पता है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार गैसों का मिश्रण है, आप सभी को पता है ये। और जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए है। ठीक है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है, यह प्राकृतिक पर्यावरण और जीवमंडल पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण संगठक भी है ना। तो वायुमंडल क्या है? कुल मिला के हम लोग समझे कि वायुमंडल एक विभिन्न प्रकार का गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है, आप सभी को पता है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। और फ्रेंड्स, जो विभिन्न एग्जाम में जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है, उसी को मैंने नोट आउट किया है। तो ध्यान से जो भी पॉइंट्स है उसका ऊपर ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा उसको, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, उसी को हम देखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन आपको पता ही है, विभिन्न गैस द्वारा उसका निर्माण होता है। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियन, जेनन आदि गैस उपस्थित रहती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 3% से लेकर 5% तक होता है, जिसका प्राप्ति मुख्य रूप से महासागरों और जलाशयों आदि से बाष्पीकरण से होती है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिएगा कि मुख्य रूप से महासागर, जलाशय आदि से बाष्पीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठन से मिलकर हुआ है, जैसे गैस, जलवाष्प तथा धूल, कण, एरोसेल। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी जो परत है उसमें गैसों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, एवं ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की ऊंचाई तक नगण्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी क्या है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, वही क्वेश्चंस वही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। इसको नज़र में देखते हुए इस तरीके से मतलब इस पीडीएफ को बनाया है, इस स्लाइड को बनाया है, जिस तरीके से एग्जामिनर पूछा जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो मुख्य तो गैस है उसको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार का गैस पाई जाती है ना। वो स्थायी गैस है और दूसरा है अस्थायी गैस। ठीक है, तो स्थायी गैस हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थायी गैस के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। अभी स्थायी गैस क्या है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसका परिभाषा अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, नज़र दीजिए कि ये गैस जो वायुमंडल द्रव्यमान का एक स्थिर भाग बनाती है, अर्थात जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहता है। यानी जो गैस स्थायी रहता है उसे स्थायी गैस की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के बात यही है। तो प्रमुख जो उनका स्थायी गैस है उसको अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए, नाइट्रोजन का रखा है, ऑक्सीजन का रखा है, आर्गन रखा है, और कितना प्रतिशत है वो भी यहाँ पे दिया गया है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, है ना, नियन 0.002, हीलियम 0.005, हाइड्रोजन 0.001 और क्रिप्टन है 0.0001 और जिनान है 0.00009। ठीक है, और हाइड्रोजन इस प्रकार है। तो ये सब आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अस्थायी गैस का ऊपर नज़र डालेंगे। तो देखेंगे कि अस्थायी गैस क्या क्या है ना। तो अस्थायी गैस का परिभाषा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ना। अस्थायी गैस किसे कहा जा रहा है?
तो हम लोग अगर सरल भाषा में समझेंगे, जो गैस अपना स्थान बदलती रहती है, ठीक है, जो गैस अपना स्थान यानी अपना एरिया, अपना क्षेत्र जब बदलती रहती है, उसे अस्थायी गैस की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो अस्थायी गैस क्या है, आप लोग को समझ में आ गया है। जो गैस अपना मतलब स्थान यानी क्षेत्र बदलता रहता है, उसे अस्थायी गैस कहा गया है। उसमें क्या क्या गैस शामिल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 0.0036, ठीक है, और जल वाष्प उसमें शामिल है 0.25, मीथेन गैस उसमें शामिल है 0.0017, ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसमें शामिल है, ओजोन गैस शामिल है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स का गैस जो है अस्थायी गैस में शामिल है। इसमें नोट आउट करने वाला बात यह है कि ये प्रमुख जो हरित गृह गैस में शामिल है। कोई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है, जो नॉर्मल एग्जाम बोर्ड में आया था कि इसमें से कौन सा हरित गृह गैस है, इस तरीके से आया था। तो इसको इसको नोट आउट कीजिएगा आप लोग कि ये जो 5 गैस है, इसको हरित गृह गैस का नाम से भी जाना जाता है, और ये परिवर्तनशील गैस भी है, ठीक है। तो परिवर्तनशील गैस का अंतर्गत भी ये आता है। तो ये दोनों पॉइंट्स नोट आउट कीजिएगा कि परिवर्तनशील गैस ये है, ठीक है, ये 5। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वायुमंडल के प्रमुख जो गैस है उसका विशेषताएं क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टॉप एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो उनका जो अंदर में जो मतलब अंदर से एक पॉइंट निकाल करके सामने रख देता है, जो समझ में नहीं आता है। तो जो वायुमंडल में प्रमुख जो गैस हम लोग देखा अभी तक, उन गैसों का थोड़ा थोड़ा विशेषताएं है ना, थोड़ा थोड़ा विशेषताएं देखना भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक गैस है, ठीक है, आप सभी को पता है। 78.08% पाई जाता है, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट वही है कि यह वायुमंडल का मुख्य घटक है, और जो वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों की अपेक्षा में कम सक्रिय तथा वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला यह गैस है। यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों और पादपों के लिए आवश्यक होते हैं, यानी जीवधारी और पादप के लिए ये इम्पोर्टेंट एक गैस है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण एक गैस है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण प्रोटीन, एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य एक अंग है ना। आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे नोट आउट किया हुआ है। स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस पौधे एवं शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थानीयकरण करती है, ठीक है। तो ये स्थानीय मतलब ट्रांसफर, यहाँ पे स्थानीयकरण से तात्पर्य है ट्रांसफर यानी परिवर्तन, ठीक है। तो ये पौधे एवं शैवाल आदि प्रजातियों मृदा में ट्रांसफर करता है, ठीक है, परिवर्तन करता है। नाइट्रोजन मुख्यतः बायोमास दहन और विनाइट्रीकरण के माध्यम से वायुमंडल में लौटती है, ठीक है। तो ये वाला भी नोट आउट कीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है और नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होता है। तो इसको भी आप लोग नोट आउट कीजिए कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित करता है, ठीक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 100 से 200 किलोमीटर के मध्यम मिलती है, यानी उसका एरिया दिया गया है कि 100 से 200 किलोमीटर के मध्यम ये जो नाइट्रोजन गैस है ये मिलता है, ठीक है। उसी के बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरा नंबर में आता है। आप सभी को पता है कि 20.95 यानी 21%, जो 21% लगभग 21% वाली गैस ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर में आता है। और उसके बाद प्रकाश सॉल्यूशन और श्वसन की प्रक्रियाओं के माध्यम से वातावरण और जीवन के बीच ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर दहन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है, ठीक है। तो दहन जो है, ये जो पृथ्वी पर जो दहन है, जो दहन का क्रिया है वो ऑक्सीजन के बिना असंभव है। यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के चक्र अवशिष्ट पदार्थों के सैकड़ों क्रियाओं में सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से संतुलित करता है। ये देखिए, ऑक्सीजन चक्र द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये गैस वायुमंडल में 100 से 1100 किलोमीटर के मध्यम पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्गन। अर्गन तीसरा नंबर में आता है, 0.93 है ना। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल की तीसरी प्रचुर गैस है।
कुल वायुमंडलीय गैस में आर्गन की मात्रा 0.93% है। और अक्रिय गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्गों के तत्व है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्गों के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है ना। अच्छा, शून्य वर्गों के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। हीलियम, नियॉन है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियन, इस तरीके से राडान को छोड़कर अन्य सभी गैसों वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, यह भारी गैस है। ठीक है, आर्गन गैस जो है वो भारी गैस है, जिसका कारण वायुमंडल की निचली परत जो है, जिसके कारण वायुमंडल की जो निचली परत है वहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो आर्गन गैस जो है वायुमंडल के निचली परत में पाया जाता है और ये भारी गैस है, और भारी होने के कारण निचले परत में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ में आ गया। उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित सक्रिय गैसें की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी सक्रिय गैस की, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये जो अक्रिय हो गया यहाँ पे सक्रिय है। सक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अगर हम लोग देखेंगे यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, नहीं सॉरी, चौथी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जो जीवाश्म जलने और विभिन्न प्रकार की जीवधारियों की अवशोषण क्रिया से वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडल गैसों में 0.038, यहाँ पे 8 दिया गया है, यहाँ पे 36 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नोट आउट करना है कि 36 होगा, 38 यहाँ पे दिया गया है, गलती से यहाँ मिस्टेक हो गया है। लगभग ऐसे ही माना जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तथा वर्तमान में पेरिस जलवायु सम्मेलन आदि के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बचाने के लिए, इसका नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है, और उसका ऊपर काम भी चल रहा है। जो यहाँ पे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है ना, 1997 में बना गया था, जो पेरिस जलवायु सम्मेलन में है ना, तो ये वाल स्तर पे इसका ऊपर काम चल रहा है। इसको नियंत्रण, इसको सुरक्षा रखने के लिए इसका ऊपर काम चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बचाया जाए, है ना। इसके साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो ओजोन को देखेंगे। तो ओजोन गैस भी हम लोग का मिलता है वायुमंडल में, जो कि 35 किलोमीटर के ऊपर में पाई जाती है। आप सभी को पता है ना। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन गैस पाया जाता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे 0.0006% इसका जो मात्रा है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु और O से मिलकर बनी है। ठीक है, यह हल्के नीले रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है, जिसकी निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। ठीक है, ओजोन गैस मुख्यतः समताप मंडल और क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसका सकेंद्रीय 10 से 50 किलोमीटर के मध्यम होता है, लेकिन 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह संघनतम रूप में होता है। यानी 22 किलोमीटर के ऊंचाई पर इसका संघनन बढ़ते जाता है। ठीक है, घनों थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थोड़ा मिलता है 22 किलोमीटर का ऊंचाई पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओजोन, उसके बाद पॉइंट में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है, जो 1987 को बनाया गया था। ठीक है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधन रूप में किंगाली समझौता। ठीक है, ये किंगाली समझौता एक समझौता था जो ओजोन गैस को सुरक्षा और मतलब सुरक्षा करने के लिए जो ये समझौता हुआ था, है ना। ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था। ठीक है, किंगाली समझौता का लक्ष्य 2047 तक यानी 2047 तक
खपत में 80% से अधिक कमी करना है। ठीक है, इसका जो नुकसान है उसको बचाने के लिए समझौता किया था और टारगेट किया गया कि HFCS खपत में 80% से अधिक की कमी करना है। ठीक है, ओजोन गैस को हम लोग देख लिए हैं और ओजोन गैस को और अच्छे से हम लोग देखेंगे वायुमंडल के जो संगठन है उस चैप्टर में। इसका बाद ही आ रहा, नेक्स्ट आ रहा। तो हम लोग जल वाष्प को उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका विशेषताएं क्या क्या है। जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। आप सभी को पता है। ठीक है, इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घट जाती है और वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। यानी 8 किलोमीटर का ऊंचाई पर 90% जल वाष्प सीमित है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने से इसकी मात्रा कमी आती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, यानी जो विषुवत रेखा है वहाँ से जब ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ जाओगे, यानी उससे बाहर ऊपर तरफ जाओगे या फिर नीचे साइड में आओगे, तो इसकी मात्रा जो है घटती जाती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे तापमान अधिक होता है और तापमान जब अधिक होगा तो वहीं पे जल वाष्प अधिक होगा, है ना, और ध्रुव की ओर तापमान कम मिलता है, इसी वजह से उधर जल वाष्प कम मिलता है ना। आर्द्र प्रदेश में यह लगभग 4% तक, शुष्क प्रदेश में, है ना, और यथा उष्ण रेगिस्तान तथा ध्रुवीय पर लगभग 1% से कमी पाई जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात है, रेगिस्तान यानी जो मरुस्थल एरिया है उधर लगभग 1% से कमी पाई जाती है, 1% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हरित गृह प्रभावी वाली गैस है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पहले पहले स्लाइड में देखे कि वो एक हरित गृह गैस भी है ना, उसी को यहाँ पे नोट आउट किया हुआ है। यह पृथ्वी के लिए कवल का कार्य करती है ना, कवच था यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया है। यह पृथ्वी के लिए कवच की कार्य करती है ना, और तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देते हैं, है ना। जल वाष्प ऐसा गैस है, यह समस्त मौसमी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जल वाष्प जो गैस है, ये जो मौसम परिघटनाएं होता है, जब मौसम घटनाएं होता है हमारा पृथ्वी पर, बारिश, बादल छाना, है ना, जलवायु परिवर्तन, तो इसमें से इसी का हाथ है, इसी का कारण है जल वाष्प का। ठीक है, और जल वाष्प का कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनता है। यहाँ तक समझ में आई गया आप लोग को, है ना। इसी के कारण, जल वाष्प के कारण ही ओस बनता है, कोहरा बनता है, बादल बनता है। ठीक है, वृष्टि वर्षा होता है ना, वृष्टि वर्षा होता है। इंद्रधनुष तथा प्रभाव मंडल, है ना, जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जल वाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय जल वाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है कि वायुमंडल में जल वाष्प का संतुलन जो है जल चक्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एरोसोल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एरोसोल वायुमंडल में जो निलंबित कणिकीय पदार्थों, तरल बूंदों और सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। तो यहाँ पे मूल रूप से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि एरोसोल गैस क्या है। और एक बार देख लेते हैं कि वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थों, ठीक है, तथा तरल बूंदों की सम्मिलित रूप, है ना, तरल जो बूंदे है उसका जो सम्मिलित रूप है, जो मिक्सिंग रूप है, मिक्सिंग जो छवि है, उसी को एरोसोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है ये भी अगर देखोगे, धूल कौन आता है, राख आता है, कालिक आता है, पराग कौन आता है, नमक आता है, जैविक पदार्थों आता है, बैक्टीरिया जैसे आदि। ठीक है, तो ये सम्मिलित है, इसी का जो सम्मिलित रूप है उसी को एरोसोल कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो यह एक परिवर्तनशील प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती बढ़ती रहती है। तो ये
यहाँ पर नोट आउट करने वाला बात कि ये परिवर्तनशील गैस भी है और इसकी मात्रा जो भी घटती बढ़ती रहती है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, ठीक है। इसकी मात्रा वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने से घटती जाती है। यानी एरोसोल जो गैस है पृथ्वी से ऊपर जाने के क्रम में ये गैस कम होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल की उपस्थिति मुख्यतः उल्काओं के विघटन, ज्वालामुखी उद्भेद तथा प्रचंड आंधियों आदि के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में वायुमंडल में एरोसोल की उपस्थिति इस प्रकार होता है, उल्काओं मतलब उल्का पिंडों का विघटन, ठीक है, और ज्वालामुखी उद्भेदन यानी ज्वालामुखी उद्गार से। तो इसका कारण ये है, यही रीजन है इसका। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके कारण ही सूर्य से आने वाली प्रकाश का वर्णात्मक प्रकीर्ण होता है, ठीक है। इसी के कारण उसका जो प्रकाश है, जो प्रकाश चारों तरफ फैलता है ज़्यादा कम, इसी का कारण है, ठीक है। जिससे कोई प्रकार नयन विरम, ठीक है, आकाशीय रंगों का आविर्भाव होता है। यानी जो कलर में डिफरेंस आता है उसी को यहाँ पे कह रहा है। जैसे सुबह में अलग कलर हम लोग को दिखने को मिलता है, दोपहर में अलग कलर होता है और शाम को अलग कलर होता है, ठीक उसी प्रक्रिया में ये कह रहा है। एरोसोल अथवा धूलकण आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं, है ना। जबकि वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2 जैसी गैसों से हो जाती है तो वहाँ पे धूम कोहरे का निर्माण होता है ना। ये स्वाभाविक चीज़ है, आप सभी को पता है ना। उसके बाद हम लोग मीथेन को भी देख लेते हैं, है ना। मीथेन गैस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कार्बन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के चारों परमाणुओं के साथ मिलकर बना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ मिलकर बना है और एक रासायनिक योग है। यह एक प्रकार का रंगहीन गंधहीन गैस है, मीथेन जो गैस। इसे मार्स या मिथाइल हाइड्रोड के रूप में भी जाना जाता है। यह आसानी से प्रसारित होती है ना। यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस भी है। वर्ष 1919 में वायुमंडल में इसकी मात्रा 1875 ppb तक पहुंच गई। अपघटन की प्रक्रिया से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि जो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट आउट कीजिएगा कि जो वायुमंडल में ओजोन परत जो है उसका जो मोटाई है, ओजोन परत का जो मोटाई है उसको मापने के लिए डॉप्सन में मापी जाती है। क्वेश्चन आएगा ओजोन परत का मोटाई को किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ गया है वायुमंडल की संरचना की तरफ। तो हम लोग वायुमंडल की संरचना को समझते हैं, है ना, स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यह वायुमंडल की संरचना जो है आप सभी को पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है सॉरी, इसको हम लोग अगर इसका ऊपर अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो मतलब जो क्वेश्चंस आता है वो सामने आएगा। तो वायुमंडल की संरचना को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परत से बना होता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरण रेडियो शंट और रवि शंट और राडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है, ठीक है। अभी तक 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है। जो पृथ्वी है वहाँ से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है अभी तक, ठीक है। उसके बाद किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि
800 किलोमीटर तक ही हम लोग ज़्यादा मतलब जो भी घटनाक्रम है इसी का बीच होता है। इसीलिए तो पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व तो अधिक होता है, बिल्कुल होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घट जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, जबकि ऊंचाई जाने के साथ साथ वायुमंडल का जो घनत्व है वो घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वायुमंडल की परतों की संरचना जो है विशेषताएं के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन सा है? तापीय विशेषताएं के आधार पर और रासायनिक विशेषताएं के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले तापीय विशेषताएं के आधार पर देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रासायनिक विशेषताएं के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं तापीय विशेषताएं के आधार पर कैसे इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया है तापीय विशेषताएं के आधार पर, जैसे आप सभी को पता है ना, छब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्राह्य मंडल। ठीक है, तो इसको 18 किलोमीटर लगभग माना है, 18-20 किलोमीटर। ऐसे कोई कोई बुक्स में 18 किलोमीटर रहता है, कोई कोई बुक्स में 20 किलोमीटर रहता है छब मंडल को, ट्रोपोस्फीयर को। ठीक है, तो छब मंडल 20 किलोमीटर तक रखा है इसको। उसके बाद जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक रखा है, और जो मध्य मंडल है वो 85 किलोमीटर तक रखा है, कहीं कहीं 80 किलोमीटर देता है। और आयन मंडल जो है वो 6 से 90, कहीं कहीं 650 भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 690 ज़्यादा माना जाता है, इसलिए 690 किलोमीटर को रखा है। उसके बाद जो ब्राह्य मंडल है वो 1000 किलोमीटर रखता है। तो तापीय विशेषताएं के आधार पर हम लोग अभी एक एक जो परत है पृथ्वी का जो डिवाइड किया है उसको हम लोग, उसका जो विशेषताएं हैं, उसका जो गुण है, गुणात्मक है, उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका विशेषताएं के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले छब मंडल का ऊपर हम लोग जाएंगे, है ना। छब मंडल 20 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर लगभग माना जाता है। ठीक है, तो छब मंडल का हम लोग सबसे पहले समझते हैं, उसका विशेषताएं देखते हैं। तो जो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर तक इसको माना जाता है, 18-20 किलोमीटर तक माना जाता है, ये तो बता ही दिया हम। उसके बाद मेन पहला पॉइंट क्या है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे मतलब पहला परत ही होता है, यानी वायुमंडल का सबसे निचला और पृथ्वी का पहला। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संवहन मंडल? क्योंकि यहाँ ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ संवहन मिलता है इसीलिए। और परिवर्तन ये क्योंकि सारे जो मौसम घटनाएं हैं, परिवर्तन है, इसी मंडल में होता है, इसीलिए इस वजह से इसको परिवर्तन मंडल का संज्ञा दिया गया है, अथवा विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ ही गया है। इसका जो देखिए संवहन मंडल भी नाम दिया गया, परिवर्तन मंडल भी नाम दिया गया इसको, और विक्षोभ मंडल भी इसको नाम दिया गया है, क्षोभ मंडल को। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। इस परत को ट्रोपोस्फीयर के रूप में भी नामकरण टीजेरस डी वर्ड ने किया था। ठीक है, तो इसका नाम का कोई कमी नहीं है, एक का ऊपर एक नाम देते गया है। तो थोड़ा सा नोट आउट कीजिएगा, कोई कोई बार इसको क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान हम लोग को रखना ही पड़ेगा, है ना। उसकी जो औसत है ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, यह ध्रुव की निकट से 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई है उसको अगर हम लोग देखेंगे सतह से, यानी जो सतह है वहाँ से, पृथ्वी का जो सतह है वहाँ से 13 किलोमीटर माना जाता है। ध्रुव यानी पृथ्वी का सबसे ऊपर जो कोना, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ भी नहीं है, ग्लोब जो है इधर नहीं है, जो ग्लोब यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो ग्लोब यहाँ भी नहीं दिख रहा है, छोड़िए हम लोग ऐसे ही समझते हैं। तो ध्रुव है पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो उसे ध्रुव कहा जाता है। सबसे ऊपर ऐसे गोलाकार है, उसका सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे ध्रुव कहा जाता है। तो वहाँ पे इसका 8 किलोमीटर हो जाता है। तथा विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री आप लोग को पता ही है सभी को,
वहाँ पे 18 किलोमीटर हो जाता है ऊंचाई। तो इसका विस्तार इस प्रक्रिया में है, ठीक है। सतह से लगभग 13 किलोमीटर, ध्रुव का निकट 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का जो मोटाई है ये हम लोग देखा कि विषुवत रेखा पर मतलब विषुवत जो वृत्त है वहाँ पे सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मजबूत संवहन धाराएं के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है, इसी कारण पे इसका रीजन यही है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिक मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा बाष्पीकरण, यहाँ पे कुल मिला के बात यही है कि जो क्षोभ मंडल है इसमें सारे मौसम घटनाएं होता है, बादल, बारिश, जलवाष्प, जो जो जलवायु परिवर्तन, इस जो चक्रवात है ना, सारे जो परिघटनाएं हैं इसी मंडल में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे वायुमंडल के समस्त गैसियों का द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। ये भी ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में बढ़ते ऊंचाई के साथ 165 मीटर ऊंचाई तक 1 डिग्री तापमान दर से घट जाता है। ये भी बात आप लोग को नोट आउट करना है कि क्षोभ मंडल जो है यानी पृथ्वी से ऊंचाई के क्रम में 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, गिरावट आता है। इसी दौर को सामान्य पतन या हांस दर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोट आउट कीजिएगा, ये हांस दर किसे कहा जाता है? तो 165 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जब घटता है उसे हांस दर या पतन, सामान्य पतन दर कहते हैं। ये कोई बार एग्जाम में टकराया है, इसीलिए हम इसको नोट आउट किया है। यहाँ पे क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रभावित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षोभ मंडल में सारे घटना होता है। यहाँ पे देखिए जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होता है क्षोभ मंडल में ही। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होता है। और क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाला बात है कि क्षोभ सीमा करके जब क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है, 20 किलोमीटर समाप्त हो रहा है, वहाँ पे क्षोभ सीमा होता है, उसी को क्षोभ सीमा कहा गया है। और भूमध्य रेखा की ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव की ऊपर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का बात कर रहा है। इक्वेटर के पास जब क्षोभ मंडल का ये है, क्षोभ मंडल में देखेंगे तो -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, टेम्परेचर 80 डिग्री -80 डिग्री होता है। और जब हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे यानी ऊपर साइड जाएंगे तो इसका 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, -45 डिग्री। उसके बाद क्षोभ मंडल हम लोग समाप्त करने के बाद समताप मंडल में आते हैं। तो समताप मंडल का हम लोग देखा है यहाँ पे कि समताप मंडल 50 किलोमीटर तक माना जाता है ना। और जो क्षोभ मंडल का ऊपरी वाला परत होता है समताप मंडल, है ना। यहाँ पे आप लोग फिगर का माध्यम से देखिए क्षोभ मंडल समताप मंडल है ना। तो इसका विशेषताएं के ऊपर नज़र डालेंगे तो मोटा मोटा चीज़ हम लोग देखेंगे कि यह क्षोभ मंडल का ऊपरी वाला परत होता है और धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर माना जाता है। इस परत की खोज टिजरसन डी वर्ड द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये नोट आउट कीजिएगा, ये इसका जो खोज है टिजरसन डी वर्ड ने किया था। ये कोई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है, नोट आउट कीजिएगा आप लोग कि टिजरसन डी वर्ड ने समताप मंडल की खोज किया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाता है, ठीक है। तो समताप मंडल में जो हम बताए कि 35 किलोमीटर में ओजोन परत के लेयर पाया जाता है। तो ये इसका मतलब मुख्य विशेषता यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ओजोन परत इस मंडल में शामिल है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होता है,
यहाँ पे मौसमी जो घटनाएं हैं, बादल छाना, बारिश होना, बिजली चमकना, इस मंडल में नहीं होता है। तथा यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में। उन्हीं दिशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। तो इसका विशेषताएं सबसे मतलब महत्वपूर्ण यही है कि वायुयान के लिए ये अच्छा है, इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से ये वायुयान के लिए ये समताप मंडल अच्छा है ना, और इसी में उड़ाया जाता है वायुयान। उसके बाद इसकी ऊपरी सीमा जो है समताप सीमा कहते हैं, जो स्ट्रेटोपज के नाम से भी जाना जाता है ना। जो समताप मंडल जहाँ पे मतलब लास्ट एंड हो रहा है, वहाँ पे एक सीमा है जिसे समताप सीमा कहते हैं। 50 किलोमीटर का जो वहाँ पे समाप्त हो रहा है, वहाँ पे सीमा है, स्ट्रोपोज कहते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन याद रखना है। यूजीसी नेट में, स्पेशली यूजीसी नेट में यही सब पूछा जाता है, घुमा के पूछेगा, लेकिन यही पूछेगा। अर्थात स्ट्रोटोपोज से मध्यमंडल से अलग हो करती है ना। ये एरिया जो मध्यमंडल को अलग करती है, जो इसका बाद वाला जो परत है, समताप मंडल का बाद वाला जो परत है, उसे मध्यमंडल कहते हैं। तो यही जो सीमा है, यही अलग करता है, ठीक है। उसके बाद मध्यमंडल आता है ना। तो मध्यमंडल को 80 किलोमीटर माना गया है। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपरी स्थित जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में पुण्य ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो मध्यमंडल में देखिए तापमान किस तरह से घटता है ना। मध्यमंडल में काफ़ी तापमान मतलब नीचे रहता है, माइनस में चला जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा जो मेसोपियाज कहलाता है, यानी मध्यमंडल का जो लास्ट एंड सीमा है, उसे मेसोपियाज कहते हैं ना। मेसोपियाज कहते हैं जो उसका लास्ट क्षेत्र है, जो एरिया है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपियाज कहते हैं, ठीक है। इसी सीमा को मेसोपियाज कहता है, जहाँ पे -100 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो आयनमंडल को मध्यमंडल से अलग करता है, मध्यमंडल का ऊपर वाला सीमा आयनमंडल, ठीक है, तो उसको जो अलग करता है वही मेसोपियाज है। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुण्य वृद्धि होती है, ठीक है। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति दर्शाता है, ठीक है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। इसकी स्थिति दर्शाता है क्योंकि इसके नीचे क्रम में तापमान की ऊपर अधिक तापमान रहता है, ठीक है। इस मंडल में गर्मियों के दिन में ध्रुवों के ऊपर निक्लुसेंट बादल अथवा निशादीप्त बादल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है दोस्तों कि देखिए, हम लोग तो पढ़े हैं कि बादल सिर्फ 6 मंडल में ही होता है, लेकिन यहाँ भी निक्लुसेंट बादल अथवा निशादीप्त बादल निर्माण होता है, ठीक है। इन बादलों के कारण उल्कापिंड धूलकण तथा संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाए गए आर्द्र के सहयोग से संघनन होता है, द्वारा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है कि हम लोग को ये भ्रम छोड़ देना पड़ेगा कि सिर्फ 6 मंडल में ही बादल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे मध्यमंडल में भी निक्टुलिसेंट है एक्चुअली, उस और निशादीप्त, इस तरीके से बादल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट आउट कीजिएगा आप लोग इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग देखेंगे तापमंडल, ठीक है। तो तापमंडल का अगर हम लोग देखेंगे तो तापमंडल देखिए, मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग जो तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। यानी अधिक गर्मी होता है ना, अधिक तापमान होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है, यानी वायु का जो दाब है वो घटते जाता है। और तापमंडल की विशिष्टता के आधार पर इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, आयनमंडल और बाह्यमंडल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखें कि तापमंडल का किस तरीके से उसका विशेषताएं के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, आयन मंडल और आयतन मंडल अथवा वायुमंडल। ठीक है, देखें हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसका विशेषताएं के आधार पर किस तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया। आयन मंडल, ठीक है, सबसे पहले आयन मंडल का हम लोग देखेंगे। मध्य मंडल की ऊपरी आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्यम पाया जाता है, यानी 80 से 640 किलोमीटर तक माना गया इसको, है ना। ऐसे कोई मानक स्रोत में इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो कोई जगह में इसको 400 किलोमीटर तक ही माना गया है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में 80 से 640 किलोमीटर माना गया है, तो उसी को नोट किया गया यहाँ पे। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत अवशिष्ट कणों की प्रधानता, इसीलिए आयन मंडल रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। ठीक है, इसका रीजन यही है। हम लोग जो आसानी से संचार व्यवस्था का मतलब जो उपलब्धियां है ना, उसका जो हम लोग यूज इतना आसानी से उतना अच्छे से कर लेते हैं, इसी का कारण। ठीक है, और यह पुण्य ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बेरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होता है। तो इसको नोट आउट कीजिएगा, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये चीज़। तो इस परिघटना घटित होता है, इस मतलब यहाँ पुण्य ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, और इसी कारण तापमान बढ़ने के कारण इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बेरियालिस जैसे परिघटनाएं होती है ना, जो एक प्रकार का स्वरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होते हैं। तो इसको नोट आउट कीजिएगा, यह यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कोई परत का विकास होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग गौर से देखिए कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कोई परत का विस्तार होता है, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। कोई लोगों को तो यही चीज़ पता ही नहीं है कि ये डी परत क्या है, ई परत क्या है, ये कहाँ होता है, किस प्रकार होते हैं, है ना। तो इसको याद रखिए आप लोग कि आयन मंडल ऐसा मंडल है जिसमें डी, ई, एफ तथा जी परत पाई जाती है। और हम लोग डी, ई, एफ, जी इसका जो विशेषताएं हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो डी परत, इसका विस्तार लगभग 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर होता है ऊंचाई के साथ। ठीक है, इसका माध्यम स्थित है, और यह परत जो है न्यून आवृत्ति वाली तरंगे का परिवर्तन करती है। ठीक है, तो न्यून आवृत्ति यानी कम आवृत्ति वाला जो तरंगे है उसका परिवर्तन यानी परिवर्तन मतलब चेंज करता है, परंतु उच्च एवं मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे के सिग्नल्स को अवशोषित कर लेती है ना, यानी ग्रहण कर लेती है, एक्वायर कर लेता है। यह परत शारीरिक विकिरणों से संबंधित है, इसीलिए सूर्यास्त के साथ साथ लुप्त हो जाता है। तो जो ये डी परत है, ये सूर्य जब रहता है, जब सूर्य अस्त होता है ना, तो ये लुप्त हो जाता है, यानी छुप जाता है ना। लुप्त मतलब खत्म, मतलब शेष, है ना। तो ये जब सूर्य रहता है तभी ये परत दिखाई देता है, नहीं तो फिर लुप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग ई परत को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग देखें डी परत किस प्रकार का इसका विशेषताएं है ना। ई परत को हम लोग देखेंगे तो इस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ये नाम भी याद रखिएगा आप लोग, नोट आउट कीजिएगा कि इस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है 99 से 150 किलोमीटर तक के मध्यम तक है। तो ये 99 से 150 किलोमीटर तक माना गया है इस परत को। तो इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा, फिगर का माध्यम से आप लोग बनाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यह परत के माध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परिवर्तन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाला बात यही है कि यह जो परत है इसका मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले जो रेडियो तरंगे होता है उसका परिवर्तन करता है। ठीक है, और इस परत का निर्माण जो है सौथिक और पराबैंगनिक फटन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने से होता है। यह परत सूर्यास्त के साथ विलुप्त हो जाता है, ये भी विलुप्त हो जाता है सूर्यास्त के साथ।
ठीक है। उसके बाद एफ परत। एफ परत, इस परत का निर्माण दो उप परत से हुआ है, एफ परत और F1 परत और F2 परत, ठीक है। F1 परत और F2 परत यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। तो इसका एप्लीटन परत भी कहा जाता है। एप्लीटन परत किसे कहा जाता है? तो एफ परत को कहा जाता है, ठीक है। इसका जो विस्तार है लगभग 150 से 380 किलोमीटर तक है ना। यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर सुपरिवर्तन कर लेता है, ठीक है। नोट आउट कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोग को। जैसे ये तो इम्पोर्टेंट है ही, एप्लीटन परत भी इसको कहा जाता है ना। और F1 और F2 दोनों मिला के एफ परत की निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे जी परत। इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर के मध्यम उपस्थित है। तो सबसे ऊपर में जी परत आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद हम लोग वायुमंडल को देखते हैं। आयनमंडल को देख लिया, ये सबसे लास्ट परत है, सबसे ऊंचाई वाला परत है। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपर स्तंभ है और ये जिसका विस्तार जो है आयनमंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में है, ठीक है। यहाँ पर वायु का घनत्व तो अत्यंत कम हो जाता है ना। वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसके कारण यह निहारिका जैसे प्रतीत होता है ना। उसी का कारण रीजन यही है, यहाँ घनत्व तो कम होने के कारण निहारिका जैसे मतलब दिखने को प्रतीत होता है। इस मंडल में वन आलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए अवशोषित कोण पाई जाती है, ठीक है। आयतन मंडल के पश्चात वायुमंडल सुतम अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक आधार पे। अगर रासायनिक आधार पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है, वायुमंडल का जो संरचना है उसको, एक तो हम लोग पहले देखे कि वायुमंडल का तापीय आधार पे किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक आधार पे किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो रासायनिक आधार पे दो भागों में डिवाइड किया है। उसका जैसे 5 परत देखा, इसका 2 परत है, सममंडल और विषुम मंडल, ठीक है। सममंडल जो है 90 किलोमीटर तक है ना, और विषुम मंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक है। तो सबसे पहले हम लोग सममंडल को देख लेते हैं। सममंडल का यह निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है तथा सागर तल से उसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। इस मंडल को सममंडल कहने का मुख्य आधार यह है, देखिए इसका क्या मुख्य आधार है, इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय एक जैसे होता है ऊंचाई के संदर्भ में। ऊंचाई के सिलसिले में सभी गैसों का जो अनुपात है वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसको सममंडल यानी समान मंडल कहा गया है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मान्य सभी गैसों में अधिक होते हैं, ठीक है। इस मंडल में सापेक्षित रूप से सक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी गतिविधियां भी है ना। और सममंडल को 3 भागों में बांटा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। यहाँ पे नोट करने वाला ये बात यह है, यहाँ पे सममंडल को 90 किलोमीटर तक माना है, जबकि हम लोग तापीय विशेषताएं के आधार पर जब देखा तो 90 किलोमीटर ये तीनों मंडल आ जा रहा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो ये मतलब नोट करने वाला बात है कि समताप मंडल में तीनों मंडल आ जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, है ना। ये जो सममंडल है इसमें होमोस्फीयर में। उसके बाद हम लोग विषम मंडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। विषम मंडल का विशेषताएं क्या क्या है ना। ये रासायनिक आधार पे हम लोग देख रहा है। इसका जो विस्तार है सममंडल से लगभग 10,000 किलोमीटर तक है ना, 10,000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की विभिन्न परत के माध्यम अनेक रासायनिक भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, यानी यहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है ना। जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, उसमें डिफरेंट इन्हें विविधता पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण इसको विषम मंडल कहा गया, उसी के कारण इसका रीजन यही है, इसमें विविधता पाई जाती है, उसमें विविधता नहीं पाया जाता था। यहाँ पे हम लोग देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कहा गया है
कि यहाँ पे विविधता नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसको सममंडल कहा। लेकिन विषम मंडल इसीलिए कहा इसको क्योंकि यहाँ पे विशेषताएं अलग अलग मिलता है, रासायनिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं है ना, ये तो अलग अलग गुणों में जो ये लोग का जो गुण है उसमें अंतर पाया गया, इसी कारण इसको विषम मंडल कहा गया। इसके 4 परत पाई जाती है, इसको 4 परत में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये कैसे इसको डिवाइड किया इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये रासायनिक आधार पे है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आणविक नाइट्रोजन परत, ठीक है, जो कि 90 से 200 किलोमीटर तक माना गया है। नाइट्रोजन अणु का प्रधानता इसमें मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता मिलता है 90 से 200 किलोमीटर, जो कि नाम क्या है इसका, आणविक नाइट्रोजन परत, ठीक है। तो याद काफ़ी आसानी से रहेगा क्योंकि आणविक नाइट्रोजन इसका नाम ही है, तो नाइट्रोजन का विशेषताएं प्रधानता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर, ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता, ठीक है, यहाँ पे आणविक ऑक्सीजन लिखा ही हुआ है, आणविक ऑक्सीजन परत, तो इसका प्रधानता अधिक होगा, है ना, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा। आणविक ऑक्सीजन परत यानी ऑक्सीजन का प्रधानता यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको आणविक ऑक्सीजन परत कहा गया है। हीलियम परत, हीलियम अणुओं की प्रधानता होती है, इसको 1100 से 3500 किलोमीटर तक माना गया है, ये ऊंचाई के क्रम बता रहे। उसके बाद आणविक हाइड्रोजन परत, ठीक है, जो कि 3500 वायुमंडल की ऊपरी सीमा होता है, तो 3500 किलोमीटर के ऊपर का जो परत है उसे आणविक हाइड्रोजन परत कहा गया है, और उसमें हाइड्रोजन अणु की प्रधानता होती है इसी वजह से, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और अगर नेक्स्ट अगर कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक को लेकर आप लोग को वीडियो चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को लेकर के वीडियो लेकर के आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए, बाय बाय।